बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। गुज़िश्ता हफ़्ते इमरान खान साहब ने एक और कॉल दी है। लॉन्ग मार्च के बाद ये दूसरी कॉल है जो कि सिविल नाफरमानी के हवाले से उन्होंने अपनी कॉल दी है और ये कहा है कि 14 दिसंबर तक उनके मतलूबा नताइज अगर हासिल ना हुए तो उसके बाद लोग जो है बाहर जो बैठे हैं वो अपनी तरसीलात ज़र भेजना बंद कर दें या रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, जो कि वो अपने घर वालों को या ख़ानदान वालों को भेजते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। इमरान खान साहब के मुतालबात वही हैं कि असीरान की रिहाई की जाए और इसके साथ साथ 26 नवंबर 9 मई के जुडिशल कमीशन जो हैं वो बनाए जाएं और यूं अगर ये मामलात ना तय हुए तो उसके बाद फौरी तौर पर वो इस तहरीक के ऊपर जो कि सिविल नाफरमानी की तहरीक है उस पर जाएंगे। याद रहे कि 2014 में भी इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया था और ये तहरीक जो थी अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकी थी, मगर क्या अब वो ये नताइज हासिल कर सकेंगे? इसके मकासद क्या हैं? इसके हुसूल के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा उनको? ये एक बहुत ही अहम मामला होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है और वो कमेटी जो है उसमें उमर अयूब साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, हामिद रज़ा साहब, सलमान अकरम राजा साहब और असद कैसर साहब हैं जो कि स्टेक होल्डर्स से बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और ये जो सारे मुज़ाकरात हैं एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ उन्होंने प्रेशर यानी कि छड़ी रखी है और दूसरी तरफ उन्होंने गाजर यानी कि मुज़ाकरात के नाम पर ये मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी है। ये उनकी स्ट्रैटेजी है और इसके ऊपर वो चलना चाहते हैं। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी आपने सुना, वो कहते हैं कि हम और हमले करेंगे और हमने जितने हमले इससे पहले सोमनाथ का मंदिर फ़तह करने के लिए हुए थे इसी तरह के हमले हम करते रहेंगे और एक दिन हम कैपिटल को फ़तह कर लेंगे। ये उनका कहना है जो हमने आपको सुनवाया। दूसरी तरफ उमर अयूब साहब हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हम हर तौर जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हों, इंसान हों या फरिश्ते, उनके साथ वो बातचीत के लिए तैयार हैं। यही स्ट्रैटेजी जो है वो हुकूमत ने भी इख्तियार की है और हुकूमत ने एक तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं और बानी यानी इमरान खान साहब के बारे में जो ख़बरें आ रही हैं कि एक खुसूसी कंप्लेंट पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी और ये राना गुलाम कादिर साहब की स्टोरी है जिसमें कि ये कहा गया है कि आर्टिकल ये चैप्टर 6 और जो 9 है ए उसके मुताबिक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नए केसेस जो हैं उसका अंदराज हो सकता है। यानी कि आर्टिकल 6 के हवाले से बात की जा रही है। उसमें यह भी कहा है कि वफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे सकती है, इसका इम्कान है। और कल वफाकी काबीना का इजलास है जिसमें कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान साहब का ट्रायल चलाने का मनसूबा या प्रोग्राम हुकूमत बना रही है। ये भी आपको बता दें कि ये एक बहुत फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी आज केस था, उसके ऊपर भी तमाम जो समाअत थी वो भी मुअख्खर कर दी गई, जो इस्तदा थी वो भी मुस्तरद कर दी गई और अभी कहा जा सकता है कि इस केस के हवाले से भी कोई अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से आएगी। और फैसल वावडा साहब ये भी कह रहे हैं कि 14 दिसंबर को जनरल फैज़ का, उससे पहले जनरल फैज़ का जो मामला है वो भी तय हो जाएगा और शायद उसके तनाजुर में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ और मामला जो हैं वो भी सामने आए। हुकूमत की तरफ से जो गाजर का इस्तेमाल किया गया वो ये कि आईनी बेंचेस में अहम केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं और ये 6 केसेस हैं। इसमें 8 फरवरी के इंतखाबात की धांधली है, साने 9 मई इस पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए भी एक बेंच जो है वो बना दिया गया है जो कि 10 दिसंबर को सुनेगा। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात के अंदराज है उसके हवाले से भी एक दरख्वास्त लगा दी गई है। बानी PTI को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का केस भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में केस लग चुका है और इंतखाबी धांधली के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ ये तहरीक की बात है, दूसरी तरफ ये मामला है। अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में से कोई रास्ता निकल सके, लेकिन बहरहाल ये मामला किस तरफ जाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी धमकी दी है कि मदारिस के मामला अगर तय ना हुए तो 14 दिसंबर को 17 दिसंबर को वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। ताहम अब उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया है उसमें वो तकी उस्मानी साहब के ऊपर उन्होंने ये मामला छोड़ा है। क्या मामलात हो सकते हैं? ये सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है? हुकूमत क्या करने जा रही है? इमरान खान साहब की कॉल में कितनी जान है? इन सारे मामलात पे हमारे साथ मौजूद है जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार और सियासतदान। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब साद रसूल साहब तबसरा निगार भी हैं और मारूफ कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब बैरिस्टर अकील साहब हुकूमत वक्त हैं और रुकने कौमी असम्बली हैं,
خبریں ان کے پاس بہت ہوتی ہیں، ظاہر ہے ڈیسیژن میکنگ میں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے مصطفیٰ آپ سے ہی شروع کرنا چاہتی ہوں، یہ سارا سینیریو آپ نے دیکھ لیا، یہ معاملات آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو پائے گی؟ جی شکریہ، آپ نے جو ابتدائیہ دیا کافی مفصل ابتدائیہ تھا، معذرت خواہ ہوں۔ خیر کی خبر کوئی نہیں تھی۔ ادھر یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، سپریم کورٹ میں یہ دیکھیں یہ کنٹینیوس ایک سائیکل ہے انسٹیبلٹی کا جو پاکستان میں پچھلے 10 سالوں سے چل رہا ہے۔ پیناما سے یہ شروع ہوا، دھرنوں سے یہ شروع ہوا، اور آج اس کی جو انتہا ہے، ابھی خدا نہ کرے کہ ہم کوئی مزید اس کی انتہا دیکھیں، جو 26 تاریخ کو ہم نے دیکھا اسلام آباد جو ڈی چوک میں ہوا، پھر اس سے پہلے اس کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب ہمارے لیے بڑی تشویشناک چیزیں ہیں۔ بالکل۔ اور بطور سیاستدان میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت کر کے انہی معاملات کا حل نکالنا چاہیے۔ ان 10 سالوں میں ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی ہے۔ ہر دفعہ میں یہ بات ضرور دہراتا ہوں کہ آج ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں ہماری تقریباً آدھی آبادی سطح غربت سے نیچے جا چکی ہے۔ بالکل۔ اور سطح غربت سے نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی لوگ نہیں کھا پا رہے۔ ایسا ہی ہے۔ آؤٹ آف سکول چلڈرن کی آپ شرح اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں ہر سال لگ بھگ تقریباً 25 لاکھ نوجوان جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے، ان کے لیے آگے روزگار موجود نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں، نظام انصاف کی حالت آپ دیکھ لیں، کرمنل لیگل سسٹم کی آپ حالت دیکھ لیں، ہماری توجہ ان ایشوز کی طرف ہے ہی نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری توجہ روز کہ آج کس معاملے کے اوپر ہم نے آپس میں دھینگا مشتی کو ایک نیا اس کو رخ دینا ہے، یہ اب سلسلہ ہمیں بند کرنا پڑے گا۔ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں تو ویلکم کروں گا، اور ایک بڑا سگنیفیکنٹ ڈپارچر ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی پلیئر کے ساتھ، اور اسپیشلی پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ انگیج کرنے میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن انہوں نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں، اور دیگر اس میں لوگ ہیں، تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے مذاکراتی سیاست کو، بات چیت کو ایک اہمیت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتوں کو اور خصوصاً حکومت کو یہ موقع ہاتھ سے بالکل نہیں جانے دینا چاہیے۔ میجورٹی آف پاکستانی، پہلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہو یا فرشتے، سے ہم بات چیت پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ ہمیں فرشتوں سے بات کرنی ہے، اور فرشتے تو ہماری سیاست کے اندر، ملکی معاملات کے اندر ایک ان کا عمل دخل ہے ہی، لیکن ایک حد تک سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ہم اگر آپس میں بیٹھ کے چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں نکالتے تو ہمارے نہ نکالنے کی وجہ سے مقتدرہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہمیں پہلی اولین ترجیح تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے حل نکال لیں، اور وہ اگر ہم حل نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پہلے ہوا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 90 روز جو وہ الیکشنوں کے لیے اوپر ایک تحریک انصاف نے کمیٹی بنائی تھی، ایک پی ڈی ایم کی حکومت نے بنائی، اور دونوں نے آپس میں تاریخ طے کر لی۔ بالکل۔ اور اس وقت بھی عمران خان صاحب اگر اس کو ویٹو نہ کرتے تو الیکشنوں پر تو ایگریمنٹ ہو گیا تھا، تو یہ اتنے بڑے فساد سے ہمیں گزرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو بار طور غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کو اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے جو سامنے آئی ہے، اور اگر ہم پازیٹیوٹی دیکھیں نا، مثبت چیز اگر ڈھونڈنا چاہیں، سارے مثبت خبر اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو وہ یہ ہے، مثبت خبریں ہی ہیں اب زیادہ۔ اب خدا نہ کرے کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوششیں ہوں گی، لازمی ہوں گی، لیکن سیاستدانوں کو اتنی میچورٹی دکھانی چاہیے کہ وہ پھر اس عمل کو سیبوٹاج نہ آنے دیں۔ پیراڈائم چینج آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ وجہ پریشر ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یا یہ آپ جنرلی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ریئلائز کیا ہے کہ ہم سیاستدانوں سے بات کریں؟ ایک تو انہوں نے تکلیفیں بہت برداشت کی ہیں، اور اس سارے مرحلے میں انہوں نے اپنے آپ کو میرے خیال سے یہ اب محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اکیلے کھڑے ہیں۔ احتجاج بھی اگر وہ کرتے ہیں بھلے کریں، سیاست کا ایک حصہ ہے، لیکن کوئی اور سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی اس احتجاج میں۔ تو شاید ان کو بھی اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ایک اپوزیشن کا الائنس، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے ان کی، کہ اس پچھلے 1 سال میں اپوزیشن کو ایک
प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं कर सके एग्जैक्टली। तो और फिर जो कुछ हो गुजरा है, मेरे ख्याल से अब उनके अंदर भी एक क्लैरिटी है कि माहौल को और ख़राब किए और एहतजाज वाली साइड पर जाकर वो तो हमने कर के देख लिए। दुरुस्त बात है। तो लेकिन ये भी एक चीज़ ट्राई करके ये जो मुस्तफ़ा ने बात की है ना, ये एक मुस्बत खबर है, जो कि मैं भी समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। लेकिन दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी के मामलात भी हैं और इसी तरह हुकूमत की तरफ से नए मुकदमात भी हैं, यानी दोनों जो हैं छड़ी और गाजर टेबल पे रख के बैठे हैं। ये जो इन्वायरमेंट है ये कितना नुकसानदेह हो सकता है, और क्या सिविल नानी की जो तहरीक है वो आखिरी हरबा नहीं होना चाहिए था जो कि खान साहब ने दूसरे मरहले पे उस हरबे को या कार्ड को इस्तेमाल किया? सबसे पहले तो जो मुस्तफ़ा साहब ने बात की, ये बात बिल्कुल मुनासिब है। अल्लाह करे हम बतौरे कानून के और सियासत के एक अदना से तालिब इल्म दुआ करते हैं कि जो दीगर सियासतदान हैं वो भी इसी तरह की बात करें जिस तरह की मुस्तफ़ा साहब कर रहे हैं। इन्होंने दरमियान में एक बड़ी ज़रूरी बात की और मैं वहाँ से आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा अभी भी चांसेस हैं कि कुछ लोग इसको स्पॉइल करें। अच्छा, अगर हम इसका एक रेगुलर एनालिसिस कर लें कि कौन लोग होंगे जिनका इससे फ़ायदा है कि ये निगोशिएशन का जो एक शायद चांस क्रिएट हुआ है, अभी हमें नहीं पता कि पीटीआई इस निगोशिएशन को कहाँ लेके जाएगी, क्या वापस किसी महाजराई की तरफ चल पड़ेगी या नहीं। इस लम्हे में जो निगोशिएशन का चांस ओपन हुआ है, ये अगर मुस्बत तरीके से हो जाए तो उसका नुकसान किसको होगा? तो मैं बसद एहतराम गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर किसी को नुकसान होगा, पाकिस्तान को तो बहुत से फ़ायदे होंगे। अगर किसी को ये थ्रेट महसूस हो इस नेगोशिएशन से, तो वो हुकूमत वक्त है जो इस चीज़ से बेनिफिट कर रही है कि रियासत की मशीनरी के अंदर तहरीक इंसाफ की टॉकिंग स्पेस नहीं है, कि उनको सिर्फ इस तरह देखा जाता है कि ये लड़ाई करते हैं, ये बलवाई हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये गुमराह हैं, ये दीगर लोग हैं। और आपने देखा होगा कि 26 तारीख की रात को भी जिस सानही की तरफ मुस्तफ़ा भाई ने भी इशारा दिया, उस रात को भी एक तरफ तो ऑपोजिशन है ना, हम अली अमीन गंडापुर साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते। किसी इंडिपेंडेंट शख्स को एग्री नहीं करना चाहिए। ये कफन पहनने का वक्त नहीं है, ये कोई दुश्मन मुल्क नहीं है जिसकी सरहदों पे आप हमला जिस पे आप हमला करेंगे और बसद एहतराम आप भी शेरशाह सूरी नहीं है, कुछ थोड़ा इसमें मेहरबानी करें। जहां पे लेकिन एक तरफ ये पॉलिटिकल रेटरिक है, वहां पे हमें देखना चाहिए कि इस जमात का जिसका ये पॉलिटिकल रेटरिक है गलत है, लेकिन ये एक्सट्रीम पॉलिटिकल रेटरिक उस जमात का है जिसका ख्याल है कि वो परसिक्यूट हो रही है, जिसने वापस अपने जब लोगों के पास जाना है तो अली अमीन गंडापुर साहब के सामने 4 लोग होंगे जो कहेंगे मुझे गोली लगी, मैंने टीयर गैस खाई, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट होता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ इसकी क्या मजबूरी है? 26 की रात को अताउल्ला तारड़ साहब को क्या मजबूरी थी कि वो ललकारे मारें और कहें कि आएँ तो देख लेंगे, एक छठे के अंदर हम सबको भगा देंगे? इंटीरियर मिनिस्टर साहब की क्या मजबूरी है? गवर्नमेंट का तो काम है इस टेम्परेचर को कम करे, ताकि किसी तरीके, जो मुस्तफ़ा साहब ने शुरू में गुजारिश जो बात की कि किसी तरीके इस पॉलिटिकल सेटलमेंट को, अनकंफर्टेबल पॉलिटिकल सेटलमेंट भी हो, तो इसको एक तरफ करके एजुकेशन की तरफ, हेल्थ केयर की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ, पावर्टी की तरफ, जिस तरफ तमाम बातें की उस तरफ काम करे। बट लगता यह है, बसद एहतराम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हुए लगता यह है कि गवर्नमेंट का अपना नैरेटिव भी महाजराई का है। लगता यह है कि हमने इस नैरेटिव को एक ऐसे क्रिएट कर दिया कि जैसे एक बॉक्सिंग मैच है, इन द रेड कॉर्नर है स्टेट के इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, लाठी, आंसू गैस, रबर बुलेट, वो रेड कॉर्नर में खड़ी हैं। राइट ब्लू कॉर्नर के अंदर कुछ लोग हैं जिनको आप बलवाई कह दें, जिनको आप जो मर्जी कह दें, वो अपने कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सही, कुछ गलत हुकूक मांगने के लिए आए हुए हैं। और हम डिबेट ये करते रहे, गवर्नमेंट का जो पैराडाइम था वो ये रहा कि इसमें से जीतेगा कौन, किसके ज्यादा मुक्के लगेंगे, कौन दूसरे को ओवर पावर कर देगा, हम कर देंगे ऐसी की तैसी, यहां से हम देख लेंगे। भाई आप इसको थोड़ा ठंडा करें। मुस्बत बात यह है कि इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले, जैसे मुस्तफा साहब ने कहा। अगर इसमें महाजराई होती रहेगी तो शायद गवर्नमेंट को तूल तो मिल जाए इस लड़ाई की वजह से, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कमजोर होगा इससे। क्यों, आप क्या कहते हैं अकील साहब? क्योंकि जो मुतालबात इमरान खान ने रखे हैं सामने, वो तो ये है कि असीरान की रिहाई हो और जुडिशल कमीशन बने इन दोनों मामलात के ऊपर, 9 मई पे भी और उसके ऊपर भी। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट में आ गए मामलात, लेकिन क्या वाकई हुकूमत नहीं चाहती कि टेम्परेचर जो है वो नीचे जाए और आप लोग और मुकदमात अब इमरान खान साहब के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली जो बात जिस तरह
میرے بھائی مصطفیٰ نے کی اور سعد صاحب نے کی، بالکل میں یہ ضرور کہوں گا کہ خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن شاید اس پوری ڈسکشن میں کچھ اور ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو لیو آؤٹ کر دیا گیا ہے یا لیفٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اب وہ موکل بھی ہیں، جنات بھی ہیں، کیونکہ فرشتوں اور انسانوں کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے تو یہ فرشتہ بمقابلہ موکل ہے. میرے خیال سے ان دونوں کو بھی بھول گئے ہیں باقی تمام تر سٹیک ہولڈرز کے بیچ میں. تو یہاں پہ اگر بات کی جائے آن اے سیریس نوٹ، تو میں اب میرے کسی ٹی وی انٹرویو کے کلپس اٹھا کے دیکھ لیں، ان سے پہلے بھی مذاکرات جب تحفظ آئین پاکستان کی موومنٹ انہوں نے چلائی تھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پھر اچک زئی صاحب کو انہوں نے مینڈیٹ دیا، پھر اس کی 3 میٹنگز ہوئیں جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے، ان کے 1-2 اور لوگ بھی تھے. وہ کسی فروٹفل نتیجے تک تو نہیں پہنچ سکیں، لیکن ایک آغاز تھا، ایک سٹارٹ تھا بات چیت کا کہ پولیٹیکل مسئلوں کا جو حل ہے وہ پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس اگر کرنا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز نے یا پولیٹیکل لوگوں نے کرنا ہے. اور وہاں پہ پھر وہ مینڈیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم سے بہت پہلے یہ واپس لے لیا گیا اچک زئی صاحب سے. تو یہاں پہ تو یہ ان کی اپنی ہی ایک گو مگو کی ایسی سچویشن تھی، کلیئرٹی نہیں تھی. اب اللہ کے کفر ٹوٹا ہے اس جماعت کی طرف سے، اور انہوں نے سب کچھ ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، ہر حد پار کر کے دیکھ لیا. میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. بالکل آج بھی ہماری کچھ میٹنگز اس حوالے سے ہوئیں، اوور دی ویکنڈ بھی چلتی رہیں. حکومت بالکل یہ اچھی تجویز ہے ان کی، اور میں جنرلی روز اول سے ہی آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی میڈن سپیچ سے لے کے ابھی تک بارہا دفعہ ہم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. تو اب ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں. ہاں اس کے ٹی او آرز طے ضرور ہونے ہیں اور ڈسکشن ضرور ہونی ہے. ہماری کچھ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہماری طرف سے بھی ایک کمیٹی کی فارمیشن ہے، اور بالکل ہم انگیج کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل ریٹرک یا پولیٹیکل مطلب یہ آپ اس میٹنگ کے بعد یہ خبر دے رہے ہیں کہ حکومت انگیج کرنا چاہتی ہے. جی بالکل، لیکن اس کے کچھ ٹی او آرز طے ہوں گے. یہ نہیں کہ ان کی شرائط اور قواعد و ضوابط، بالکل وہ شرائط کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ شرائط ہے، ادھر سے شرائط آ چکی ہیں، تو ادھر سے شرائط کیا ہوگی؟ یہ ایک اچھی تجویز ہے ان کی، جو پہلے ہی تو یہ شروع کرتے تھے 180 سیٹوں سے. آپ کو بھی یاد ہوگا پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی، ٹی وی پہ بھی، ادروائز بھی یہ کہتے تھے 180 سیٹیں ہم تو شروع ہی وہاں سے کریں گے. میں نے اپنے کئی شوز میں کہا، میں نے کہا یہ نان سٹارٹر ہے، یہاں سے آپ شروع نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کی لسٹ تیار کریں. جس طرح آپ نے وائٹ پیپر اپیرنٹلی تیار کیا اور پھر آپ نے وہ ایکسل کی شیٹیں بھی تیار کی الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے. آپ لوگ مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں. بڑی بات کر رہے ہیں کہ یعنی اگر یہ پریزنرز کی جو خان صاحب نے کہا ہے کہ اسیران کی لسٹیں، اسیران کو رہائی کیا جائے، ہوا میں تو بات نہیں ہوگی. اب اگر وہ دکھائیں کہ ہماری فلاں پارٹی، 26 کی رات بھی اس پہ بات ہوئی ہے. دیکھیں 26 سے پہلے بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، 26 کے لوگ تو وہ لوگ ہیں جو اس پورے انتشار میں ملوث تھے. 24 25 26 یا اس کے پیچھے اگر تھوڑا پہلے چلے جائیں تو اس میں بھی تو یہ کہتے رہے کہ ہمارے لوگ پولیٹیکل پریزنرز ہیں، ان کی بھی لسٹ فراہم کی جائے. 24 سے پہلے اور 24 کے بعد مذاکرات کیے، حکومت نے جو انگیج کیا تھا اس دن دھرنے سے پہلے، اس میں کیا حکومت اس بات پہ تیار تھی کہ کچھ اسیران کو جو ہے یا جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے؟ دیکھیں ہماری صرف اور صرف جو بات کرنے کے خد و خال تھا اس پوری نشست کا، یہ جو نشستیں ہوئیں، جو بیک اینڈ فورتھ ہوا، وہ صرف اور صرف جلسے کے حوالے سے تھا کہ آپ سنجانی میں جلسہ کر لیں. کسی اور حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ کسی کو رہا کر دیا جائے گا یا آپ اگر مان جائیں وہاں پہ بیٹھنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے تو کسی کو چھوڑ دیں گے. قطعاً کوئی یہ بات نہیں. تو آپ کی جو کمیٹی ہے وہ کون متوقع جو اراکین ہیں وہ کون ہیں جو کہ سینئر لیڈرشپ ہے؟ لیکن ابھی ہم اس میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اتحادیوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، اور ان سے بھی جب ہم بات چیت کریں گے اور جو معاملہ آگے بڑھے گا تو ان سے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہم اپنی جو حکومت میں ہیں جماعتیں، پارٹی بھی اس میں کردار ادا کر. جی بالکل، اور ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ گو کہ وہ حکومت کا اس طرح حصہ نہیں ہے، کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکومت بینچوں پہ تو بیٹھتے ہیں، ٹریجری بینچز پہ تو وہ بیٹھتے ہیں. تو کچھ اگر چیز ہم سے مس ہو جائے تو وہ دیگر جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کل وفاقی کابینہ میں یہ جو
आर्टिकल 9 और 6 और ये तो देखें, ये तो उसका अब ये तमाम तर चीज़ें तो वो की हैं उन्होंने। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इंतशार की कॉल उन्होंने नहीं दी। मानिए पीटीआई इमरान खान साहब ने दी है इंतशार की कॉल, उन्होंने उकसाया है लोगों को कि आप डी चौक पे आएँ, और डी चौक पे आके, और अभी सिविल नाफरमानी की भी बातचीत चल रही है, तो आपने जिस तरह जिक्र किया कि ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अगर वो ले सकते हैं तो हुकूमत क्यों नहीं ले सकती? तो ये दोनों तरफ से ये है, तो इस तरह से फिर कैसे, मैं इसमें एक थोड़ी सी कानून की वजाहत होगी? सॉरी मुस्तफा भाई की इजाज़त से हुकूमत को देखिए थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। और बैरिस्टर, मैं तो सबसे पहले हुकूमत को एक आपके तवस्सुक से एडवाइस दूंगा कि अताउल्ला तारड़ साहब जो कि अजीब किस्म की बातें कभी कभी कर जाते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज कर जाता है पॉलिटिक्स का, उनकी जगह अगर मेहरबानी करके बैरिस्टर अकील साहब से बात करवा लें तो ये थोड़ी ज़्यादा मुनासिब बात होगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आपको सर लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके बेहतर इसमें बेहतरी करेंगे। जो भी बात की बैरिस्टर साहब ने, मैं इसमें थोड़ी सी कर दूं, और हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। आर्टिकल 6 जो है ये एक रिएक्टिव प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ये नहीं कहता कि हर किस्म के दंगा फसाद के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर आप सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आप मैं इसमें आपको रोकूंगी। हमारे प्रोग्राम पे पिछले दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया था कि आर्टिकल 6 जो उन्होंने समरी भेजी थी अदम एतमाद को रोकने के लिए, उसके ऊपर उनकी कार्रवाई होगी। जी, मैं इसमें गुजारिश करूँ कि आर्टिकल 6 का सिर्फ एक, उसके नीचे 1973 का एक एक्ट भी है जो आर्टिकल 6 के नीचे हाई ट्रीजन का एक्ट है, उसमें एक रिक्वायरमेंट है आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए, और वो ये है कि किसी शख्स ने सबवर्ट या सस्पेंड किया हो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, जो कि हुकूमत को हम आए दिन रिटों के अंदर लेके जाते हैं, अदालतों में जाते हैं कि हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविजन वायलेट कर दी, मेरा ये राइट वायलेट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन आर्टिकल 6 नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की सस्पेंशन आर्टिकल 6 है, उसकी एब्रोगेशन आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 के मुकदमात को हमने हमारी तारीख के अंदर बड़ी सीरियसली देखा गया है। अगर आप आर्टिकल 6 को भी उसी तरह कर देंगे जैसे खिलाफवर्जी और है और आइन तोड़ना और है, अगर आप आर्टिकल 6 को, सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसे 2-3 जजमेंट्स, आखिरी जुमला, अगर आप आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स को भी ATA की प्रोसीडिंग्स की तरह कर देंगे कि एक छाबी वाला बात नहीं सुन रहा तो आपने उसके ऊपर ATA लगा दिया, ये बड़े सीरियस नौयत के मुकदमे हैं। आर्टिकल 6 की बात करते हुए हमें केयरफुल रहना चाहिए, चलते फिरते हम बगावत के नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। मुस्तफ़ा, आपको क्या लगता है कि ये जो मामलात हैं, जैसे अभी आपने बैरिस्टर साहब की एक माइंड मेकिंग जिसे कहते हैं, वो तो हो रही है, दोनों तरफ के बातचीत करनी है, लेकिन इसमें पहला जो किरदार है या जो पहले सरेंडर हम कहेंगे वो PTI ने किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब मैं इसको सरेंडर नहीं कहती, शायद गलत लफ्ज़ है कि उन्होंने पीछे हटे, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसमें की प्लेयर है। 9 मई इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमारा मामला है PTI के साथ। इसी तरह से जनरल फैज़ का मामला जो कि 14 दिसंबर की वो तारीखें दे रहे हैं फैसल वावडा साहब, वो मामला भी रियासत का मामला है और उसके अंदर भी इमरान खान साहब बीच में, उनका ख्याल है कि बहुत से लोगों का कि वो उसमें आएंगे। आपको क्या लगता है फिर हुकूमत वाकई पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना है? देखिए, हमने मामलात का हल ढूंढना है। मामलात का अगर हमने हल ढूंढना है, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 10 साल से ये क्राइसिस ने मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज भी करनी पड़ेंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक सियासतदान आपस में बैठेंगे तो रास्ता निकाल लेंगे। मुक्तदरा के भी ये फ़ायदे में है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। आज से कुछ अरसा पहले तक मैं खुद ये समझता था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के जो सबसे बड़े इश्यूज़ हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, TTP के साथ निमटना हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है दहशतगर्दी के हवाले से, वो एक मुख्तलिफ नौइयत की दहशतगर्दी है, उससे निमटना हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ में अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू है, सच्ची बात है, वो मुक्तदरा और अवाम के दरमियान फासला है। उस फासले को कम होना चाहिए और ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होंगे, किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो ये मुक्तदरा के फ़ायदे में है ये बात, अगर वो इसलिए इंगेजमेंट, अगर वो अपना जहन इस्तेमाल करें तो इंगेजमेंट होनी चाहिए। और बाकी जो मुकदमे कायम करने, वो क्या कहते हैं कि राजनपुर से आगे थाना कोई नहीं और सिपाही से नीचे रैंक कोई नहीं, तो वो पहले जेलों में पड़े हुए, आप उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे और कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है?
और हमने देखा है एनआरओ जब हुआ था, जनरल मुशर्रफ ने क्या लंबी लंबी फहरिस्तें थी जो कि मुकदमात की दर्ज की थी और एक ऑर्डिनेंस के बाद वो खत्म भी हो गई। तो ये देखिए, इस वक्त मुल्क को जरूरत है पॉलिटिकल सेटलमेंट की, और पॉलिटिकल सेटलमेंट पर पहुंचकर आप एक बीच में एक पीरियड तय कर लें तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स जिसपे सब राजी हो, ठीक बात, और उसके बाद मुल्क इलेक्शनों की तरफ चला जाए। और जिसके पास ये तो आपकी ख्वाहिश है, इतना आसान नहीं ख्वाहिश देखे ना इवेंचुअली होना यही है। वो कहते हैं हमने पॉलिटिकल कैपिटल जला दिया है, वो कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर इक्तिदार में आना है, जो कि पॉलिटिकल कैपिटल अगर जलाया है, पॉलिटिकल कैपिटल अगर जलाया है तो फौरी इलेक्शन तो इनको भी सूट नहीं करते। तो फिर बीच में तो नहीं, आप एक देखे ना एक पीरियड क्रिएट कर ले ना और ये भले देखे ना शहबाज, फ्रैंकली ये बात भी हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि शहबाज साहब से बेहतर रिप्लेसमेंट मुक्तदरा को नहीं मिल सकती इमरान खान साहब की। तो इस माहौल में ठीक है 6 महीने हुकूमत कर लें और मजीद साल कर लें, लेकिन वो इस बहरान से तो बेहतर है। सही बात है, हाइब्रिड प्लस जो है वो फिर सूट करने की बातें हैं कि वो कहाँ किसको क्या क्या सूट करता है, तो वो अभी तक है अभी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट एक बड़ा देखिए अब ये हाइब्रिड प्लस से भी वैसे बात आगे निकल गई है। चले वो जो अब तो उससे भी आगे डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है इकोनॉमिस्ट का, दुरुस्त बात है, अभी हाइब्रिड प्लस से डेमोक्रेसी माइनस में। नहीं, हम पहले एक स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी थे, फिर हम हाइब्रिड में हमने ट्रांजिशन किया, और आज आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रजीम है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये पूरी आमराना निज़ाम है इस मुल्क में। ब्रेक के बाद मैंने शाम की सूरत हाल पे भी बात करनी है, क्योंकि वो जरूरी है, और हमारे बहुत सारे फैक्टर्स कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल हो, बिल्कुल नहीं होगी, हम एक रियासत हैं, लेकिन हमें ज़रूर उसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। और साथ में ये जो TORs हैं हुकूमत बनाना चाहती है, ये क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि हुकूमत के TORs पे आया जाए, साथ अभी जो अथॉरिटेरियन रूल की बात की मुस्तफ़ा ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी तो बिल्कुल पीछे रह गई है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, ऑफ कोर्स हम इसको पसंद नहीं करते। ये जो शाम में हुआ है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही कि कोई अथॉरिटेरियन रूल है, लेकिन वहाँ तो लश्कर कशी है। यहाँ भी हम इस तरह के जुमले सुनते हैं कि हमले करेंगे ये सारे, तो क्या आपको लगता है कि हम खुदा न खास्ता उस सूरत में भी बढ़ सकते हैं? ये एक देखिए, अल्लाह ना करे, मैं गुजारिश करूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। हमें बतौर पाकिस्तान वैसे भी शाम के और उस खित्ते के हालात के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, एक तो अपने लिए कुछ सबक अखज़ करने के लिए, और एक वैसे भी क्योंकि हम उस रीजन से कनेक्टेड हैं। अगर आप पिछले 20 साल का सफ़र देख लें, मैं एग्जैक्ट 20 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 2004 से देख लें, जब से अमेरिका ने इराक़ पे हमला किया, पाकिस्तान की जंग को अलग कर लें, तो आप देखेंगे कि ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर के बाद इराक़, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, आगे आप चले जाएं टूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, इवन ये पूरी बेल्ट जो है, इसके अंदर हमने देखा कि एक ऐसी अपहीवल नज़र आई, ख्वाह वो खूरेजी की हो, जंगें हों, आपस के अंदर लश्करकशी हो रही हो, या वो किसी तरह की अरब स्प्रिंग की मूवमेंट्स हों जो हुई। हमने देखा कि जब भी ये काम हुआ, उसके बाद से अब तक पिछले 20 साल से उस खित्ते में अमन नहीं आया। इराक़ भी अब इस वक्त तक बिल्कुल बर्बरियत के सामने है, कोई इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए, करेंसी नहीं हुई, इकॉनमी नहीं हुई, ट्रेड नहीं हुई, दीगर चीज़ें नहीं आई। लेबनान भी इसी तरह है, सीरिया भी इसी तरह है, आगे टूनीसिया वगैरह भी इसी तरह है। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, जी लेबनान का हाल जी देख लीजिए। पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ी ज़रूरी बात है, हमारे सियासतदानों के लिए भी और हमारी मुक़्तदरा के लिए भी, और वो ये कि ये जिस जंग को हम, या जिस लड़ाई को हम लड़ाई फ्रेम कर रहे हैं कि हम आएंगे और फतह कर लेंगे, या हुकूमत की तरफ से कि आप आके देखें हम एक छठे में सबको भगा देंगे, ये जो हम लड़ाई फ्रेम कर रहे हैं, ये लड़ाई जो भी जीते, अगर लोग इतने इकट्ठे हो जाएं कि वो पुलिस को ओवर पावर कर दें, तो भी ऐसे ममालिक जहां पे पुलिस ओवर पावर हो गई है, आप श्रीलंका, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट सारा देख लें, तो उनमें वापस अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई। इन इलाकों में आर्मीज भी बहुत जी, मैंने पुलिस की था, वो दूसरे मुल्कों पे था। हाँ, जी, मैंने पुलिस की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि हमारे मुल्क के लिए, हम इसको आगे रेंजर्स भी कह सकते हैं, आर्मी भी कह सकते हैं, हमारे मुल्क की आर्मी का भी बहुत सा डोमेस्टिक इन्हिसार है, लेकिन हम भी कनेक्टेड हैं दुनिया के अंदर, हमारी अलायंसेज हैं, हम अपने इक्विपमेंट्स, अपनी सपोर्ट बाहर से बहुत सारी देखते हैं, तो हमारे हालात इतने डिस्कनेक्टेड नहीं। सिर्फ एक गुजारिश के
ریگارڈلیس آف اگر یہ لڑائی ہوئی خدا نخواستہ وہ سول نافرمانی ہو یا ویسے 26 نومبر کی طرح کی رات ہو، ریگارڈلیس آف لڑائی کون جیتے گا، وہ ملک ہار جائے گا۔ یہی ہمارا لیسن ہے سیریا سے، لیبنان سے، عراق سے، دیگر جگہوں سے پاکستان کے لیے، ان جگہوں کے لیے دعا کرتے ہوئے، امن کی دعا کرتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ ہم انشور کریں کہ ہمارے حالات یہاں تک ڈی جنریٹ نہ ہوں۔ یہ بہت میں کوئکلی مصطفیٰ دوبارہ اس پہ آپ ایک کمنٹ لوں گی کہ فیکٹرز وہ موجود ہیں، جیسے ساتھ نے کہا ہمارے ہاں تو سارے فیکٹرز بھی ہیں اور بلکہ اس سے زیادہ ہیں، لیکن ہماری فوج بہرحال مضبوط ہے، جس کو کہ کمزور وہ کہتے ہیں کہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ریالٹیز بھی ہیں بہت ساری۔ اسی طرح سے ہمارے جو جمہوریت ہے، یہاں پہ جمہوریت نہیں تھی بشار الاسد کی جو دور تھا، تو کیا واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ بہت اس طرح کے آ سکتے ہیں آگے جا کے ہمارے لیے چیلنج بن سکتا ہے؟ دیکھیے فیکٹر میرے خیال میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جو میپس ری ڈرا ہوئے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، ٹرکش وہ امپائر ختم ہوا، نقشے بنائے گئے، اور چرچل کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ خود کہا کہ کئی ممالک کے نقشے جو ہیں وہ تو میں نے لنڈن کی ٹیکسیز میں بیٹھے ہوئے ڈرا کیے۔ کوئن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیک آف اے نیپکن پر ڈرا کیا عراق کا نقشہ، تو کھانا کھا رہی تھی، انہوں نے بیک آف اے نیپکن کے اوپر ڈرا کیا کہ اس لائن کو سیدھی کر دیں، عراق کی ایک لائن بالکل سیدھی ہے۔ پچھلے 100 سالوں سے جتنے آپ مسلمان ممالک دیکھ لیں، مسلمان معاشرے دیکھ لیں، ہم تنزلی کا شکار ہیں، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری علم سے دوری، سائنس سے دوری، تحقیق سے دوری، اور ابھی بھی جو ہم واقعات رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جن ممالک کا میرے بھائی نے ذکر کیا، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج ہم دنیا میں اتنے پیچھے ہیں کہ ہمارے کہے ہوئے الفاظ ہماری کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان میں طاقت نہیں ہے۔ اسرائیل نے جو مظالم کر دیے فلسطین میں، جو نسل کشی وہاں پر کی، جینوسائیڈ، دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ چیخ کر تھک گئیں، جو کہ ابھی تک جاری ہے، ہم مجموعی طور پر مسلمان ممالک اس کو رکوا بھی نہیں سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ تو ابھی بھی سیریا کے اندر جو شاید حکومت بہت پہلے گر جاتی اگر رشین ایئر پاور ان کے ساتھ نہ ہوتی، ہاں بالکل، پہلے بھی جب وہاں پر سپورٹ نہیں ہوتا، ہاں، تو اب ہمیں غور اس چیز پر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے مضبوط کرنا ہے، علم، سائنس، تحقیق میں کس طرح آگے بڑھنا ہے، اپنی معیشتوں کو کس طرح آگے بڑھانا ہے تاکہ دنیاوی معاملات میں بھی ہماری ایک سے ہو سکے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری کہ مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے وہ چینج ہو رہی ہے، کافی حد تک چینج ہو گئی ہے۔ ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیا تھا ایران نے، آج وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس کا نام ایران نے دیا اس میں حزب اللہ گئی، سیریا گیا، حماس ختم ہوئی، تو یہ مڈل ایسٹ کے اندر نئی سیاست جو ہے اب جنم لے رہی ہے، اور اب اس سیاست کے جو نئے پلیئرز ہیں، اب جو سیرین آپ ان کو ریبلز کہہ لیں، آپ ان کو جو نام دینا چاہتے ہیں، ان کو ترکی کی حمایت حاصل ہے، جی ہاں، ان کو مغرب کی حمایت حاصل ہے، نیتنیاہو نے ٹویٹ کی پوری اس بارے میں، اور پھر تو یہ اب ہمیں معاملات کو جو وہاں پر چل رہے ہیں، تمام مسلم ممالک ایک بھونچال کا شکار ہیں، اور اس میں اسی وجہ سے جو میں نے پہلے حصے میں ایک جملہ کہا اور وہ اسی تناظر میں کہا تھا کہ جن ممالک میں مضبوط فوج نہیں تھی آپ ان کا حال دیکھ لیں، تو ہمارے ہاں تو مقتدرہ کے یہ فائدے میں ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے جائے، جو فاصلے بڑھے ہیں وہ فاصلے ختم ہو، اور ہم اپنی فوج کو ایک دیکھیں بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ان کے وجود کے مخالف نہیں ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا سیاست میں مداخلت کے مخالف ہیں، لیبیا بن سکتا ہے نا، جی انشاءاللہ پوری سوسائٹی ہے گا، کبھی انشاءاللہ نہیں بنے گا، لیکن یہ جو فاصلہ ہے عوام کا اور ریاست کا، یہ بہرحال ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس طرح کی سچویشن نہ بنے؟ مشترکات ہیں یا پھر ایک نیشنلزم ہے یا ایک ڈائیلاگ ہے، اس کا آغاز ہو سکتا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اور دوسرا، آپ جو بریک سے پہلے میں نے کہا تھا ٹی او آرز، وہ ٹی او آرز جو ہیں وہاں پہ کہانی کہیں پھنس تو نہیں جائے گی؟
देखिए आसमान, सबसे पहली बात है कि TORs पे मैं नहीं समझता कि कहानी फंस सकती है। आपको याद होगा कि 2018 में भी जिस तरह PTI आई थी और जिस तरह की RTS और RMS ज़्यादा इनको सीटें दी गई और फिर हमारे पे मुसल्लत कर दिया। हमारे इससे ज़्यादा जो है वो रिजर्वेशंस थी इनके मैंडेट के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने तस्लीम किया पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर। हमने उस टाइम भी इंगेज किया इनके साथ। और बिल्कुल जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि अगर उस वक़्त जब PDM के टाइम पे दोनों तरफ से कमेटीज़ बनी थी और इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा था, और फिर क्योंकि असल तो डेमोक्रेसी और जस्टिस से तो कोई लेना देना नहीं है इमरान खान को, असल तो पावर और ईगो है जो आड़े आ जाती है। और पावर और ईगो की वजह से जो है वो तमाम तर चीज़ों को साइड लाइन कर देते हैं, तमाम तर चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि किसी तरह जो है मैं उस हज़फ तक पहुंच जाऊं। जो मेन असल मकसद है वो पावर है और वो उनकी ईगो है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि किसी न किसी, ये तो हर जमात चाहती है, हर सियासी जमात का लेकिन मेरे ख्याल से अभी इंट्रोस्पेक्शन तो हुई है। और मैं TOR में समझता हूँ कि हुकूमत ने तो डे 1 से लचक दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने डे 1 से मुज़ाकरात की पेशकश की है। तो अब तो ये नहीं हमारे पे तो में ये भी था कि सिद्क़े दिल से जो है वो माफ़ी मांगी जाए 9 मई की, ये भी होगा शामिल। देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल ये TOR में होगा। और क्योंकि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे सामने CCTV वीडियोस लेके आए, मेरे सामने वो सबूत लेके आए, मैं खुद आ करूँगा उन लोगों को अपनी पार्टी से। ये तो वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कह चुके हैं मीडिया से गुफ्तगू जब उन्होंने की, उन्होंने कहा 9 मई में अगर आप ये समझते हैं कि मेरे कोई पार्टी के लोग या पार्टी के ओहदेदार जो हैं वो अगर हैं तो मैं उनसे ला ताल्लुकी का इजहार करूँगा, उनको भी मैं जो है बाहर निकालूंगा पार्टी से। तो उस पे तो वो खुद भी कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए 9 मई का जुडिशल कमिशन भी आपको लगता है बन सकता है जो देखिए मैं समझता हूँ कि जब बातचीत होगी तो अभी फिल वक्त कहना तो ये मुनासिब शायद ना हो, कबल अज़ वक्त हो, लेकिन बिल्कुल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हो सकता है कि 9 मई के ऊपर भी बना दी जाए जुडिशल कमीशन, और इसी तरह 26 नवंबर पे भी बन सकती है। लेकिन बातचीत की वही मैंने जब कहा ना आपसे गुजारिश की कि TOR जब तय हो जाएंगे कि ये तमाम तर चीज़ें हैं और इस पर जो है वो आप इसको मलूज़े खातिर रखें और इसकी लेके इसको आगे चलें। लेकिन ये एक बात ज़रूर है, जिस तरह सब ने बात की, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लबनान, इराक, शाम, फ़लस्तीन, ये तमाम तर देखें वहाँ पे तो वहाँ की फ़ौजें या अफवाज जो थी वो इतनी मजबूत नहीं थी। अगर हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद शहरी की तरह कायम दायम है, सांस ले सकते हैं, अपना काम कारोबार कर रहे हैं, तो ये आज़ाद फौज जो है ये उसकी बदौलत मैं एक सवाल आपकी इजाज़त से पूछ किसी को बटन अप करने के लिए एक क्या हुकूमत अगर इंगेजमेंट के लिए ऑनेस्ट है और बोनाफाइड है, तो क्या वो ये हतमी तौर पे हुकूमत ने फैसला कर लिया कि फिर पार्टी को बैन नहीं करेंगे, ये दीगर इस तरह के काम नहीं करेंगे? प्रिंसिपल मेरा स्टांस है और पोजीशन रही है। मैंने तो कहा किसी सियासी जमात के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आपकी हुकूमत का भी यही स्टांस है? देखिए मेरा जाती स्टांस तो यही है, और हुकूमत का भी फिल वक्त तक तो आपको नजर आ रहा है कि हमने किसी को बैन नहीं किया। बातें बयानात और बाज़गश्त तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन किसी सियासी जमात को बैन नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों का सियासी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, दोनों डिफरेंट है। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद हम इस बात करेंगे कि जो अगला ये हफ्ता है इसमें जो केसेस लगे हैं वो केसेस जो है वो किस तरफ जा सकते हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते बड़े इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं वो लगे हैं। साथ आपको मैं बताई थी ब्रेक में भी, 8 फरवरी का धांधली केस, सानिया 9 मई का जुडिशल कमीशन का केस, तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात का केस, बानी PTI इमरान खान साहब को अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का केस, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये क्या, ये जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो स्कीम होती है। बैरिस्टर साहब से भी पूछना है मैंने, आपको क्या लगता है क्या स्कीम है? देखिए हमें इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि इस सिस्टम के अंदर कुछ बेहतरी लाने के लिए, जहां पे महाजराई हो रही है सियासत के अंदर भी, बल्कि इदारों के साथ भी कुछ महाजराई हो रही है सियासत के अंदर, एक चीज जो इसमें बेहतरी ला सकती है पॉसिबली वो है अदालत। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो मुस्तफ़ा साहब पहले बात कर रहे थे कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी मुक़्तदरा और लोगों के दरमियान कुछ फासला पैदा हो गया है,
तो पिछले कुछ अरसे से और ख़ास तौर पे काजी फाइज़ा साहब के टेन्योर के अंदर लगता है कि अवाम और अदालत में भी कुछ फासला पैदा हो गया। ऐसी तनकीद, लोगों के इस तरह के मसाइल, लोगों की इस तरह की क्रिटिसिज्म अदालत की जूरिस्प्रूडेंस की इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त पे भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जितनी कि अब हो रही है। साकिब निसार साहब के वक्त पे भी इतनी नहीं हुई थी। बहुत अच्छा हो कि इन मुकदमात की वजह से कुछ साख बहाल हो उस क्रेडिबिलिटी की जिसके थ्रू अदालत इस सिस्टम में कुछ पीस ला सकती है। आपने जो मुकदमात कहे ये सारे बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन इनसे भी ज़रूरी मेरा ख्याल है 2 ऐसे मुकदमात हैं जो अभी फिक्स नहीं हुए, जो अगर दुरुस्त तरीके से लग जाएं तो वो सियासी इस्तेहकाम भी ला सकते हैं। उसमें एक है 26वीं तरमीम का एक्चुअल चैलेंज। ठीक, अगर वो फुल कोर्ट के सामने लग जाए, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वगैरह ने कहा, तो मेरा ख्याल है इसमें पॉलिटिकल कुछ होएगा। और दूसरा, जो मखसूस नशिस्तों की कंटेम्प्ट है वो फौरन लग जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने नहीं लगनी, जिस बेंच ने सुना था उसके सामने लगनी है। अगर ये लग जाए तो मेरे ख्याल में पीटीआई का सपोर्टर समझेगा कि शायद कुछ बेहतरी होने जा रही है। बहुत कम वक्त है, आपको लगता है कि इससे वाकई सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकल सकता है? फिर मुस्तफा कंक्लूड। देखिए, बिल्कुल एक तरफ अगर देखा जाए तो बिल्कुल अच्छी इनकी एनालिसिस हैं और बिल्कुल रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि अगर इनको भी कमेटी में डाल देना चाहिए। नहीं नहीं जी, मेरी तो लेकिन ये दूसरी बात, पैनल ही कमेटी में बैठ जाए। बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पे वो कंटेम्प्ट लगती है और कंटेम्प्ट में फैसला इस तरह का आ जाता है जो बिल्कुल उनके गुब्बारे में दोबारा हवा भर देती है, जब हमने अब क्योंकि कानून साजी कर दी और हमने उसको क्लैरिफाई कर दिया, रीट्रेट कर दिया, तो ये आइदर दोनों तरफ, मतलब बात तो दोनों तरफ जा सकती है। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल टाइम खत्म, इनके गुब्बारे से हवा निकल सकती है। चलिए, इस तरह मुस्तफा, आपको क्या लगता है इन केसेस से रास्ता निकल सकता है? बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि अदलिया के ऊपर किसी भी फरीक को पाकिस्तान में एतबार नहीं रहा, और उसके अंदर अदलिया का अपना कसूर है। जुडिशल एक्टिविज़म के नाम पर जो धज्जियाँ इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ की बखेरी गई, सिविलियन जो पार्लियामेंट की डोमेन हो या एग्जीक्यूटिव की डोमेन हो, उसको जिस तरीके से इनक्रोच किया गया। ठीक बात। जज साहिबान डैम बनाते रहे, क्या कुछ नहीं करते रहे, मुंतखब वज़राए आज़म को निकालते रहे। तो अगर ये हरकतें ना की होती तो आज हमें अदलिया पर एतबार होता और मामलात इस नहज पे पहुंचते ही ना। लेकिन अभी अच्छा मौका है कि ये हो जाए, इसमें कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने सुनिए फैसला आपका।